तो प्रिय बालक जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आप लोग को कंटिन्यूसली साइंस पढ़ाए जा रहे हैं। आपके माइंड थोड़े फ्रेश करने के लिए हम लोग आते हैं हिंदी के पास। बच्चा जी, थोड़ी सी मजबूरी होती है अपनी, नहीं तो पढ़ने का टेक्निक यही होता है कि आप सब विषय थोड़े थोड़े पढ़ें। लेकिन अभी बच्चा जी, हम लोग का तो साइंस को जल्दी कवर करने हैं और अच्छे में डिटेल में जाकर। ऐसा नहीं कि आंसर क्वेश्चन करके हट जाना है, ऐसा नहीं। हम लोग जो भी पढ़ेंगे साफ सुथरा पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार अपना जो ड्रीम है कि हम लोग अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा नॉलेज भी लें। देखो, पहले तो जानकारी, नॉलेज में आपसे कोई आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात कि आपसे नंबर भी आएंगे, आपके नंबर में आपसे कोई आगे ना निकले, ये आपका टारगेट है। और बच्चा जी, जब बचपन की पढ़ाई है, जब बचपन से हम पढ़ते आए हैं, कक्षा 1 से लेकर 10वीं में पहली बार का पेपर का वैल्यू होने जा रहा है, तो क्यों ना कुछ अच्छा आप कर लो। और सर, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, बहुत सारे अपने नोट्स बनाए हैं, अभी आप मेहनत कर भी रहे हो। सर भी आपके लिए बहुत कंटिन्यूसली वीडियो डेली ला रहे हैं, डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। तो टेंशन नहीं लेना है। चाहे देखो, अभी आज भी सुबह उठा हूँ, तो अभी थोड़ा सब पेपर सेट करते करते इतना टाइम लग गया, नहीं तो वीडियो तक शूट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का। आपको ये पढ़ा दिया गया है, 2 पढ़ा दिया हूँ। और ये भारत से हम क्या सीखें, भाषण पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चा जी, हजारी प्रसाद द्वारा लिखित, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक एक हम लोग ललित ललित निबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई? ओहो सर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कोई बात नहीं, देखेंगे क्यों बढ़ते हैं। कहाँ? ललित निबंध है। चलिए, और पेज नंबर 25 में चल रहे हैं हम। तो पहले हम बच्चे जी हर बार की तरह एक बार पहले चलेंगे, लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। अब इस बार आपको धनाधन सारे चैप्टर्स को हम लोग जल्दी कवर करेंगे। पिछले साल पढ़ा दिया गया, इसीलिए इतने हाईलाइट्स पॉइंट इसमें दिख रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अभी अपने बुक खोल के बैठिएगा। अगर बुक नहीं लिए तो कोई बात नहीं, अभी लेक्चर देख लो। हाईलाइटर लेके बैठना और अपने पास बुक रखना। जो जो पॉइंट हम लोग अच्छे पढ़ेंगे, जो भी आपको अच्छा दिखे उसको हाईलाइट करते चलिएगा। कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो ये क्या है, एक ललित निबंध है। क्या है बच्चा जी? ये एक ललित निबंध डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, की विद्या क्या है, कैसी कहानी है, कैसी, ये कैसी है, ललित निबंध है कि कहानी है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे देंगे, ठीक है, आप टिक कीजिएगा ललित निबंध। चलो, पढ़ते हैं कहानी जल्दी जल्दी और समझते हुए। बहुत ईजी है, माँ है। अरे भाई, हिंदी संस्कृत अपनी माँ है, तो माँ को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को जल्दी समझ में आती है कि माँ ही है, ममता है। सिर्फ दिल से थोड़ा पढ़िएगा, एक बार पढ़ोगे ना बहुत दिन तक याद रहेगा। लेकिन वही सब जो खचरे विषय हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, उस पर आप लगे रहिएगा, लगे रहिएगा। यहाँ पर बस सिर्फ माँ को 20 मिनट 10 मिनट डेली आप देते रहो। वर्णिका हो गया, आपका गदखंड, काव्यखंड, सब में डेली थोड़े थोड़े 20-20 मिनट समय दो, काफ़ी है। आप 90 प्लस करोगे। इस बार 92 छात्रों, मेरी छात्र का हाईएस्ट स्कोर है हिंदी में 92। आप लोग बिल्कुल इससे भी अच्छे कर सकते हो। हो सकता है आपकी राइटिंग, लिखावट सब सुध रखो, काम हो जाएंगे। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। फिर से याद करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर? आरत दुबे का छपरा, आरत दुबे का छपरा, ठीक है। जगह का नाम है बलिया, यानी यूपी में चले गए। यहाँ लिखा भी है उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी अपने से नहीं है, अपने बिहार से नहीं है, ये यूपी के हैं। तो जगह का नाम क्या है? आरत दुबे का छपरा, एक जगह का ही नाम है जो बलिया में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक, साहित्य, ऐतिहासिक की रचना, रचनात्मक परिणति है। अब देखिए, इनके बारे में लिखा जाएगा, संस्कृत, प्रकृत, अप अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन आदि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका आगध पंडित। देखिए, इनकी बहुत सारी जन विषय के उन्होंने अध्ययन किए थे। इनके उसमें उसका साहित्य साथ में उसके बहुत गहराई में उनके पास ज्ञान है। उसके बाद लिख रहे कि कहता, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पंडित्य, नवीन मानवतावादी सृजना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुए। विज्ञान बोध और पांडित्य की सहृदयता, साहित्य मतलब एकदम दिल से, हृदय से में ढालकर
ऐसा रचना संसार के सामने सॉरी हाँ ठीक है, ढलकर ऐसा रचना संसार में हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के ललित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। संगम मतलब होता है पीछे मेल। क्या चीज़ का मेल है? कहते हैं कि ललित्य का और शास्त्रीयता का, दोनों का संगम है, दोनों का मेल करके ये सामने प्रकट करते हैं। इस प्रकार उनमें एक साथ, देखिए इसीलिए इनमें एक साथ एक बार में ही कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार उठते हैं। दोनों, ये तीनों कवि, देखिए कबीर और तुलसी साथ में रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। इनकी इनकी जो भी रचनाएं होती है उसमें उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। ठीक है, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। ये कहते हैं कि जो भारत की अपनी संस्कृति है, कल्चर है, इसमें कोई एक जाति की देन नहीं है कि हम इस जाति को बोल दें, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों का श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से विकसित है। जैसे लवण नीर क्या है सर? नीर मतलब पानी होता है, लवण मतलब समझते हो कि अम्ल क्षार, जब लवण पढ़ेंगे सर थोड़ी सी एक बात यूज कहेंगे, साइंस का वर्ड है, जैसे कि पानी में लवण मिलाएंगे तो उसके संयोग से जो डेवलप होती है, जो विकसित होती है, ये सब जातियों का इसमें मतलब बता कि संयोग है, सहयोग है, सब जातियों का सहयोग है अपने। अब चलो यहाँ से थोड़ा बच के, यहाँ से बच के 100% बच्चे इसी में आकर हिंदी में फंसते हैं। हिंदी का अगर कोई पूछे बच्चा जी कि सर कहानी में क्या मुश्किल होता है सबसे, तो सबसे कभी अब जाओ तो उनकी रचनाएं, कोई भी राइटर है उसकी रचनाएं बच्चे बहुत फंसते हैं, याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि रचना, इसको तो आप नोट्स बना, मैं अपने लिए नोट्स बना दिया हूँ, आप याद रखेंगे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें से फेमस क्या है? अशोक के फूल, बहुत बार पूछा गया है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तब कहिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पता, विचार और वृतक, कुटज, विचार प्रवाह, अलोक पर्व, ये भी पूछा गया है। अलोक पर्व प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, जो क्या है? निबंध संग्रह है। वानभट्ट की आत्मकथा, वानभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारू चंद्रलेख किसकी रचना है? इनकी है। पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा, जो क्या है कि नॉवेल है, उपन्यास है, किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सुर साहित्य, कबीर, सुर साहित्य किसकी रचना है? इनकी है। कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो क्या है? आलोचना और साहित्य इतिहास है। संदेश रसक ये भी पूछा गया है। ये वाला जो मैं पेंसिल किया हूँ, मुझे जहाँ तक याद है अभी तक, ये ऐसे तो क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन, जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रचना ये पूछा गया है। पृथ्वी राजस्व किसकी रचना है? तो इनकी है। नाथ सिद्धों की बनिया, जो क्या है? ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी का ये लिख दिया ना, द्विवेदी जी का आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये जो उनकी ये रचना थी ना, आलोक पर्व, नहीं सॉरी, यहाँ गया आलोक पर्व ये रहा। ये जब उनकी रचना थी आलोक पर्व, जिन्होंने इसको लिखा था, इनकी जो रचना किए थी, तो इस पर उनको पुरस्कार मिला था। कैसा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, यानी जो सोने से होता है, पद्म भूषण एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली इनको। किस स्कूल द्वारा? किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें क्या मिला? डी लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये प्रोफेसर क्या होता है सर? जो बच्चे क्लास 12th वाले को जो पढ़ाते हैं ना, 10th से ऊपर हायर सेकेंडरी में, उनको बोला जाता है, सीनियर सेकेंडरी में उनको बोला जाता है प्रोफेसर। वो लोग लेक्चरर होते हैं, बहुत जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी होती है। प्रशासनिक पदों पर रहे, अच्छे अच्छे पदों पर रहिए। सन 1789 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। जन्म को हुआ था 1907 में, मर कब गए? 79 में, यानी 72 साल, 72 साल जिए थे कि ना, 7 और 79, हाँ 72 साल की इनकी पूरी आयु थी। चलो अब ये पूरी कहानी के सार मिल जाएगा आपको इतने दूर में कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए ग्रंथावली से लिए गए, कहता कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध
जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके जो निबंध है, कैसा निबंध है? एक ललित निबंध है, जो कहाँ से लिए गए हैं? उनकी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध है, जो प्रख्यात लेखक और निबंधकार मानववादी दृष्टिकोण प्रकट करता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर बढ़ जाने वाले नाखून को अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई। एक और नाखून का बढ़ना और मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्ति, ये कितना पूछा कि पार्श्विक प्रवृत्ति किसकी क्या है? तो नाखून की प्रवृत्ति है। संघर्ष चेतना का प्रमाण है। दूसरी ओर उन्होंने बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। चलिए, इस तरह से इनके जीवनी होता है फिनिश। तो पहले जो हमने बच्चे जीवनी पढ़ा इनका, तो पहले हम जीवनी क्या करेंगे, अपने नोट्स में एक बार लिखेंगे ताकि हमारे नोट्स मस्त रहे, जब जब हम रिवीजन करें मजा आ जाए। तो ये लीजिए, आपने जो पढ़ा उसका मैं नोट्स बना ही देता हूँ। चलिए, ये रहे आपके नोट्स। चलिए, क्या था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? कि ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ये रहा इनका जन्म, ये रहा इनकी मृत्यु। ठीक है बालक जी? हाँ सर, बिल्कुल जो तुम पढ़े हो वही बात इसमें लिखी गई है। क्यों सर? कभी कभी हम जब सर रचना सारी लिख दी, हाँ बच्चा लिखना पड़ता है, लेकिन हाईलाइट किया हूँ, ये वाला हाईलाइट किया गया है। और एक मैंने आपको क्या बताया था, बुक में किया था, बुक से जो पेंसिल से मार रहा था उसको तीनों पर खास ध्यान रखना। बिहार बोर्ड ज़्यादा टारगेट उसी करता है। ठीक है, और ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, इसको तो लिखना जरूरी नहीं था, इसको थोड़ा जरूर, लेकिन यहाँ तक जरूर पढ़ना बार बार, क्योंकि पूरा कहानी का सारी इसमें लिखा गया है। चलो शुरू करते हैं अब आपका पिक्चर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। हिंदी क्या है, मज़ा आता है, एक बार कहानी पढ़ लीजिए दिल से, हो गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे बन जाएगा। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लाए हैं सर, आपके लिए लाया गया, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कहते बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं। देखिए लेखक शुरू करते हैं कहानी कहाँ से। लेखक कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ओहो, सच में बच्चे के कभी कभी प्रश्न बहुत गजीब होते हैं, अजब अजब प्रश्न कर देते हैं, जो उनके मन में आए पूछ दिए। अब लेखक भी कुछ ऐसे ही चतुरा गए हैं, घबरा से गए हैं कि क्या हुआ इनके साथ भाई। कहते कि अल्पज्ञ पिता बड़ा, अल्पज्ञ मतलब जिसके पास अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान वाला पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अरे बाप, वैसे पिता जिसके पास अल्प ज्ञान है, अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान है, वो पिता बड़ा दयनीय मतलब बहुत दुखित, बहुत मतलब गरीब सा मतलब जीव होता है। लेखक कहते हैं कि काहे के लिए? कहते मेरी छोटी लड़की ने जब मुझसे, जब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओ वाह, क्या प्रश्न पूछ दिया। अब ली, इसका कोई आंसर है क्या? लेखक तो कहते गजब। और उसमें भी खासकर जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो वे लोग बहुत दयनीय होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत कम होता है। जो ज्ञान कम होता है पिता के पास, और उसका बेटा बेटी जब प्रश्न पूछने लगे तो पिता का एकदम चौधरिया जाना बनता है। तो मैं कुछ सोच नहीं सकता, मैं कुछ नहीं सोच ही नहीं सका क्या जवाब दें इसका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, हर 3 दिन में नाखून आ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ रहा है। तो लेखक ने नाखून का अभागन किसे कहा था? नाखून कहा है। सब कोई काट रहा है, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं रहा है क्यों बढ़ जा रहा है। बढ़ाकर काट दिए थे वे चुपचाप थे। चलो हम चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, कहता कि काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते नहीं है। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। सेंध पर हाजिर, आखिर ये इतने बेहया क्यों है? बेहया कह दिए। ओहो, इस वर्ड आप तुम सुनते हो, देखो मजा। कभी तुम मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, थोड़ा सा उसमें हिंदी भी पढ़ो, मजा आता है, दिल खुश होता है और आपके दिमाग न्यूट्रल होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा सब विषय पढ़ते हो
थोड़ा हिंदी, थोड़ा वर्णिका, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, तो आप बच्चे टॉपर बनोगे। हम लोग बच्चे 16-16 घंटा पढ़ते थे, 17 घंटा। मजा आता, मतलब प्रेम सा हो गया था पढ़ाई में। क्यों हो जाता प्रेम पढ़ाई से? आज भी प्रेम है माँ से, आज भी सरस्वती माँ से बहुत प्रेम है, क्योंकि बच्चे हम सब कुछ थोड़े थोड़े पढ़ते हैं और दिल से। कभी तुम ईमानदारी से करना, बहुत मजा आता है। सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में शिक्षा, जो इसके लिए तुम ज़्यादा दिन नहीं पढ़ने वाले हो। कहते कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, यानी लाखों साल पहले हम लोग क्या थे? जंगली थे, वन मानुष्य से थे। उसे नाखून की जरूरत थी। ओहो, उस समय भगवान ऐसी से नाखून ने ईश्वर क्यों दिया? पहले ना किसी औजार का आविष्कार हुआ था, ना कोई हथियार थे अपने पास। तो मनुष्य जो भी कोई चीज़ खाता था, जब आदि मानव हमारे वन मानुष्य, हमारे जो परदादा लोग खाते होते थे, तो लोग कैसे कोई चीज़ को, मतलब किससे तोड़ेंगे, किससे फाड़ेंगे? नाखून का ही इस्तेमाल करते थे, या अपनी सेफ्टी के लिए भी। उसके जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, वही उसके औजार थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उनका मतलब कि ना, दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। पहले नाखून। अच्छा, तुम किसी को पहले नोचोगे तो पहले बकोटोगे कि नहीं बटोगे? दांतें अगर भिड़ा दोगे, मुँह फोड़ देगा मार कर, मुँह पर मार देगा, खून फेंक दोगे तो पहले तुम क्या करोगे? नोचते होते हो, हाँ ज़्यादा चलाते हो। तो पहला औजार क्या था? नाखून। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, सबसे लड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर भी धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। धीरे धीरे लोग पत्थर का सहारा लेने लगे। डाल, अब कुछ कुछ लोग औजार इस्तेमाल करने लगे नाखून के बजाय। रामचंद्र जी की वनारी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। वही जब श्री राम की बात हो रही, जब वो लंका में गए थे, तो उनके वानर सेना के पास भी वही अस्त्र था, नाखून। उसने हड्डियों के भी हथियार बना लिए। इन हड्डियों के हथियारों इस्तेमाल, कोई इंसान मर गया, उसका हड्डी है तो हड्डी को भी हड्डी बहुत मजबूत होता है। सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं राजा का वज्र, जिसे देवता लोगों के पास भी था, तो लोग हड्डी हड्डी का ही करते थे। दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, और मनुष्य के जीवन आगे बढ़ता गया, डेवलप करता गया। उसने धातु के हथियार बना लिए। अब क्या किया? लोहा, सोना, चांदी, इसका औजार बनाने लगे हम लोग। जिनके पास लोहे का अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। अब कोई लाठी से नहीं चल रहा है, कोई डंडा से मार नहीं कर रहा। अब लोग, जो राजा के पास लोहे का औजार है, वो राजा जीत रहा था जंग, विजयी हुए। देवताओं के देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी। मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं और लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास, आर्य एक आर्य समाज था, आर्यों के पास दोनों चीज़ें थी। ओहो, मजा आ गया, इनके पास दोनों चीज़ें, इसलिए आर्य विजयी हुए। कौन कौन से औजार? उनके पास अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया, इतिहास आगे बढ़ता गया हम लोग का। नाग इतिहास आगे बढ़ा। पलित वाली बंदूकों ने, करतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, अब कितने कितने से इस्तेमाल, देखो बम, औजार, हाथी, बंदूक, ये सब इस्तेमाल होने लगे। बम वर्षक वायु नीति, अब तो वही हवाई जहाज से भी बम गिराए देते हैं, एरोप्लेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लड़ाकू विमान, उसका बात हो रहा है यहाँ पर। इतिहास के को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम भरोसे करके आगे ही और चल पड़ा। लेकिन नखधर, जो नाखून रखने वाले मनुष्य थे, वो एटम जो पहले नाखून से हम लोग भरोसे रखते थे, अब हम लोग एटम बम पर क्या हो गए बच्चे जी, भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले नाखून से चलो ठीक था, किसी को छील देना, लड़ देना, ये अच्छा था। लेकिन अब बच्चे जी, एटम बम कितना विनाशकारी होता है, कितने उसके प्रदूषण होते हैं। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। चलो हम लोग नाखून तो छोड़ दिया, एटम बम बना लिए, औजार बना लिए, फिर भी हमारे नाखून क्यों बढ़ रहे हैं भाई? अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं रही है। आज भी जो हमारा अस्त्र है वो भी जिंदा ही है। अभी वह याद दिला, अभी भी देखो हमारा नाखून क्या बढ़ रहा है, पर क्या याद दिला रहे हैं कि भाई यही तुम्हारा मुख्य औजार था पहले, इसी से तुम लोग आगे बढ़े हो, इसी से तुमने किसी जीव को पकड़ा है, फाड़ा है, खाया है। आज भले तुम कुछ भी बना लो, तुम्हारे नाखून को नहीं भुलाया जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंत वाली जीव हो। यानी हम लोग कैसे जीव थे, ये हमको याद दिला रहा है नाखून। याद आ गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलो सर,
पशु के साथ ही सतह पर विचरण करने वाले चरने वाले तत्किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पहले वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटते थे। पहले देखो, जिससे पहले हम लोग बाबू देते थे, मान हम लोग बनवानुस थे, नाखून अगर काट लेंगे तो मानेंगे काहे काट लिया रे, काहे नाखून काट लिया, क्यों? क्योंकि हम लोग मान कुछ नोचना हो फाड़ना हो तो कैसे फाड़ेंगे। आज देखो उल्टा हो गया, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह उसे डांट थी उसे काटे जा रहे हैं। देखो नाखून हमको याद दिला रहा है कि हम लोग क्या थे, लेकिन हम उसे काटे जा रहे हैं। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, कमबख्त हैं, निर्लज हैं, वाह कोई लाज नहीं है, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ये नखुनवा नहीं जानता है, अरे भाई केहू समझ के बरियार औजार बना लिए हैं, हम लोग बस बंदूक आ गया है, छुरी है, एटम बम है, ये अब काहे बढ़ रहा है। ये अंधा है बेचारा, इसके पास आँख नहीं है। ये नखुनवा नहीं जानता है कि तुम्हारे पास अब तो सब कुछ आ गया है, अब मैं क्यों बढ़ रहा हूँ। चलो क्या क्या मजा, क्या कहानी है। दिल मतलब अंदर से मतलब रोंगटे मतलब कांप जाते हैं। मतलब जो मैं जब भी कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं पूरा अंदर आत्मा से पढ़ता हूँ। ऐसे पढ़ने से मुझे फायदे क्या होते हैं कि हमेशा के लिए कहानियाँ याद रहती हैं। अभी भी सर लोग जो मैंने सर पढ़ाए थे बचपन की कहानियाँ 80% 90% अभी भी याद है। जब मैं कितना, अगर मैं बात करूँ कि आज से 17-18 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, उतनी साल पहले सर आपकी एज क्या है बच्चों, आज मेरा एज 32 हो गया है, 32 साल हो चुका है। चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अब लेखक कहता है कि मनुष्य शायद नाखून नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तो अंधा है बेचारा, वो तो हर दिन जग 3 दिन पा ही जाता है। उसके भीतर बार युग का कोई अवशेष रह जाए उसे यह असहाय, लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। ओहो, मनुष्य की मनुष्य की बर्बरता, यहाँ कहते मनुष्य की बर्बरता घटी कहीं है, घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हमारी बर्बरता कहाँ घटी है, हम लोग ये लड़ाई झगड़े कहाँ खत्म हुए हैं। मनुष्य के इतिहास, हिरोशिमा का कांड, हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ, यह तो उसका एक नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी विनाश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशविक प्रवृत्ति का जीवन प्रतीक है। कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैं अगर मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। क्यों निराश, मतलब उदास होता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशविक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी वो कहते हैं कि मनुष्य में जो पशुता है, जो पशु के समान गुण है, वो मरने वाले नहीं है, ये बर्बरता खत्म नहीं होने वाली है। मैं इसे निराश हो जाता हूँ जब भी नाखून को देखता हूँ। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की। याद रहेगा प्यारे वालों को। हाँ सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर जी, साथ साथ में पूरे MCQ भी याद दिला रहे हो। हाँ सर, ऐसे ही तुम बच्चे जितना स्कोर करोगे समझोगे मैंने स्कोर किया है। आज 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जन्म के संवारता था। नाखूनों को जन्म से संवारता था। पहले नाखून को संवारा जाता, सजाया जाता था। उनके नाखून, उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। वह त्रिकोण वर्त नाखून जो काटते थे ना, त्रिकोण काटते थे, चंद्रार्धुकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून बनाते थे। मतलब इधर से काट दिया कुछ, इसमें नाखून में डिजाइन करते थे। इसको मतलब मनोरंजन था, उसको नाखून को अच्छे ढंग से काटना उनके लिए कला थी। नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों को के न जाने किस काम आया करते थे। उन लोगों के साथ कोई काम आता था, लेकिन उनको सिकथ मोम, ओहो सर जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिकथ का अर्थ क्या होता है। कितने बार क्वेश्चन पूछा है। सिकथ का अर्थ क्या होता है, मोम। अलकत का अर्थ क्या होता है, आलता। ये दोनों लाइन इतना ही इम्पोर्टेंट है। कहता कि पहले के लोग क्या करते थे, लोग मोम से, अलकत यानी अलता से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाते थे। इसमें मतलब मोम से क्या चिकना बनता है, इसको कलर करते थे। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के लोग नख को पसंद करते हैं, तो गौर देश के लोग। चाहे पूछे गौर देश के लोग क्या पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े नख।
नख मतलब नाखून। और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे, दक्षिण वाले लोग, दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नख। अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी इंटरेस्ट है। कभी देश की और काल की भी थी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि सब बातें मैं भूल नहीं सकता हूँ जो भी लोगों ने अपने नाखूनों के साथ ऐसे काम किए हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले, ये भी क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले लोग क्या बोलते हैं, तो प्राणी विज्ञानियों, ठीक है, का निश्चित मत है मतलब उनका मानना है, उनका वोट है, मानव चित्त की भली भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। बहुत सारी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अभी भी रह गई हैं। ऐसे जो डॉक्टर है उनका मानना है, प्राणी विज्ञान वाले का। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है कि अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है, बहुत लंबे समय तक उनकी आवश्यकता रही है नाखून की। इसीलिए शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने अपने काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। बहुत सारे शरीर में कुछ गुण रह गए हैं, पैदा हो गए हैं, जिनमें से नाखून का बढ़ना एक गुण है। केस का बढ़ना, दूसरा दांत का दोबारा उठना, तीसरा पलकों का गिरना, पलक अपने आप गिर जाना, चौथा है असल में सहज वृत्तियों, अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इनके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक मतलब बोलने की अनायास घटाने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्तियों पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की सहज वृत्ति है। वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता का निशानी है। यद्यपि पशुत्व मतलब ही पशु के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं। जो हम लोग पशुत्व थे, मतलब पशु अलग जो गुण था वो हमारे भीतर रह गया है, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। लेकिन हम लोग पशुत्व को छोड़ चुके हैं। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हमारे पास पहले पशु क्यों बढ़ता था, हमें पूँछ होता था पहले, आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज के पास पहले पूँछ हुआ करता था, पूरा पशु जैसे थे हम लोग। लेकिन हम लोग पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो आज हम लोग शरीर कितना डेवलप हो गया, अलग टाइप के है। उससे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अस्त्र बढ़ा लेना, अस्त्र का बहुत सारे निर्माण कर लेना की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। ये मनुष्यता नहीं कहलाएगी, हम लोग मनुष्य नहीं हो सकते हैं। अगर हम अस्त्र बनाते हैं तो नाखून की तरह है वो भी। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? क्योंकि हमने नाखून बढ़ाने छुड़ा दिया, लेकिन हमने तो औजार बढ़ा लिए, हमने अस्त्र बढ़ा लिए। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने और अस्त्र काटने की ओर मेरी निर्बोध बालिका ने लिखा था कि जो मेरी छोटी लड़की थी निर्बोध है। मानो मनुष्य जाति पर ही प्रश्न कर दिए। लो, क्या प्रश्न था बच्ची का? सर पापा जी नाखून क्या बढ़ता है? अब कहे पापा, जो पापा के पास अल्प ज्ञान है वो पापा क्या करेंगे? बहुत वो लोग दयनीय होने की दशा हो जाती है, बहुत गरीब जैसी हालत हो जाती है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह तुम्हारी पशुता के अवशेष हैं। मैं पूछता हूँ, जानते हो ये शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। हम लोग पशु थे, अब पशु ही हैं। इसीलिए आज हम लोग औजार बढ़ा रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, परमाणु बम का आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारे लड़ने वाले अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है, ये मनुष्यता का निशानी बिल्कुल और कतई नहीं है। कतई मेरा एक छात्र का डायलॉग है, कतई नहीं है। चलो, भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द, इंडिपेंडेंस आज़ाद, हम स्वतंत्र बोलते हैं।
का समानार्थक शब्द नहीं, वह वृत्त होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। वही होता है, दोनों का मतलब एक जैसा होता है, समानार्थी शब्द है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि अनधीनता या किसी के अधीनता का भाव पर स्वाधीनता का भाव। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवार्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोग भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सकता, उसको अधीनता क्यों नहीं कहता है, उसको स्वतंत्र हम लोग क्यों बोलते हैं। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामांकन किए, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वाधीनता, उनमें सबसे स्व का बंधन अवश्य रहा है। सब में स्व जरूर रहा है, यानी अपना। यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। सारे प्रश्न है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात, जो प्राणी विज्ञान है, जो बॉटनी वाले हैं, जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है, बायोलॉजी की बात हो रहा है, एक प्राणी विज्ञान, एक जंतु, एक होता है, देखो, एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है प्राणी विज्ञान, जिसे हम लोग बॉटनी और जूलॉजी के नाम जानते हैं। तो इसमें जूलॉजी की बात हो रही है कि जो भी जूलॉजी शास्त्री से हैं, प्राणी वैज्ञानिक हैं, की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजाने स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद अपना राज्य, स्वराज यानी अपना होने के बाद, स्वराज अपना राज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार सब सोचने लगे हो। ऐसी बात नहीं है कि हमारा इतिहास पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना मतलब अलग अलग भावों में और अलग अलग पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसुखिए नहीं हैं, हम लोग नया सुख वाले नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित मतलब होता है जी रिजर्व, आरक्षित छोड़ गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूरी है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी कोई बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के स्वरूप में न सोचकर स्वाधीनता के स्वरूप सोचता है, वह हमारे दीर्घकाल संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। कहते कि अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, ये हम लोग अपने आप से बंधन लगाए हैं। हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराण है जो हमारी पुराण है जो हमारी कुछ विशेष उसमें से हम चिपटे रहे हैं, जिसमें हम लोग चिपट गए हैं, जिसमें से चिपटे हुए हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चों को गोद में दोबारा दबाए रहने वाली कहते कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु ऐसा भी नहीं सोच सकता हूँ कि हम कई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपने सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले ये लाइन बहुत बार पूछा गया है। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हित होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और मूढ़ मूर्ख लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। जो हमें परीक्षा करके हित कर
परीक्षा करके हितकर बात सोचने लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवें तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लड़ती हैं, झगड़ती भी रहती हैं, प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों खड़ी हैं। नाना जब भी आए तो अर्थ बहुत सारे नाना प्रकार के अलग अलग, मतलब कि नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए कुछ सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज की बात नहीं है। ये धर्म हम लोग ने खुद से बनाए, बहुत सारे धर्म निकाले गए, खोजे गए, उसमें हम उसके पालन कर रहे हैं। पहले तो हम लोग आदि मानव ही थे ना। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के से इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा पशु, मतलब हम लोग पशु से कैसे अलग हैं, कैसे भिन्न हैं? खाने में, सोने में आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है, फिर भी मतलब पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा के तप हैं, त्याग हैं, वह मनुष्य के स्वयं उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंगे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाला अविवेकी, मतलब जिसके पास बुद्धि न हो, को बुरा समझता है, और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जातीय वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। इसे लड़ना झगड़ना ये धर्म से नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाया गया है, ये मनुष्य मात्र से अपने भी मनुष्य में से कर लेते हैं। महाभारत में भी इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। वहाँ पे एक लाइन लिखी गई है महाभारत में, संस्कृत में, यद्विद वितंतम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैर महाभारत सत्यम क्रोध एवच। चले अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशील को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति यानी सिंपैथी के साथ देखता है। यानी सब में जैसे दूसरे का दुख हुआ तो अपना ही दुख समझे, आप किसी के मतलब सुख दुख में भी आप शामिल रहो, अपना ही समझो, ऐसा नहीं किसी के दुख देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यही जो तुम काम करोगे तो हम लोग मनुष्यता हैं, वरना तो हम लोग पशुता ही हैं। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी की सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? हर बार प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन में वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहरी नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, मिथ्या मतलब झूठ को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए गए कष्ट, मतलब कि लोग के लिए गए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा था प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे भीतर है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। उच्छृंखलता पशु क्या है? प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी, कहते कि बूढ़े, यहाँ कर रहे हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दिया गया। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक
चरितार्थ का पता लगाया था। उसने बहुत मनुष्य के बारे में सोचा, ये जितनी बातें उसने ये बताई हैं, बहुत मनुष्य के बारे में बातें अच्छी हैं। फिर उसे गोली मार दी गई। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए? क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब नहीं, नहीं, क्योंकि ये पशुता है ना, हमारे अंदर ही है, कभी खत्म नहीं होगा। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य एक अनावश्यक अंग है, उसी प्रकार झड़ जाएगा। कहते हैं ये लोग बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले कह रहे हैं, साइंस वाले कह रहे हैं कि ये एक अनावश्यक अंग है, अवशेषी अंग है, किसी न एक दिन झड़ जाएगा। जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई है, उस दिन उसकी पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। अब कैसे उसको बता दे? जो बच्चे ने से प्रश्न पूछा, छोटी लड़की ने, मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ा देना मनुष्य की इच्छा इच्छा की निशानी है। और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का ताकजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती हैं, वह पशुत्व को घातक हैं। और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे को मन भावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह तो जाने अच्छा है कि अभ्यास तो तब प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा की सूचित करती हैं। अगले और अंतिम पैराग्राफ में पढ़ेंगे, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। कहते सफलता और चरितार्थ में अंतर है। क्या अंतर है? मनुष्य मरणास्त्रों में संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसे बड़े अंडर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री दोस्ती में है, त्याग में है। कुछ त्याग देना चाहिए। दोस्ती में लोग त्यागते हैं, पाते हैं, प्रेम ये सब होते हैं। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देखने में है। नाखूनों को बढ़ाना मनुष्य की उस अनसहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन काल में सफलता लाना चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, यानी हमें जो पशुता है आती रहे, हम उसको पशुता को बढ़ने ना दें। वो तो कमबख्त है, वो तो निर्लज है, निर्लज अपराधी है। चलो सर, बहुत मजा आया कहानी पढ़ के। अब बच्चे ये प्रश्न है एनसीईआरटी के, मैं कहता हूँ कि अपन दिल से पढ़ा होगा तो क्या इन क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे कर सकते हैं। फिर भी टेंशन की बात नहीं है सर, है ना, तो डरने की क्या बात है। तो चलो एक बार मैं इसके आंसर, जी मैं दो नोट्स लाया हूँ, मैं पहले एक बार चेक कर लूँ। चले, पहला प्रश्न क्या था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया? और छोटी बेटी ने उनको पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उसकी छोटी बाबा कैसे लिख ले लोग, छोटी लड़की ने उनसे यह प्रश्न किया। यह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न। 1 नंबर हो गया सर, हो गया। 2 नंबर, बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? याद दिलाती है भाई, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि नाखूनों का बढ़ना पाशविक प्रवृत्ति है, पशु वाला प्रवृत्ति है। जब अस्त्र शस्त्र का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपने नाखूनों का प्रयोग करके शस्त्र के रूप में अपनी रक्षा के लिए या भोजन के लिए करता था। बहुत सर, बहुत मजा आया। तीसरा प्रश्न देखेंगे बालक जी, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, कहाँ तक सही है? जब उसको अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत है। सृष्टि की शुरुआत में जब अस्त्र का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी भोजन या रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करता था। पर जो प्रश्न एक ही जैसे होते हैं उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछे तो मैं वही कहता हूँ कि जब अपने कहानी पढ़ लिए हैं तो काहे को डरना। चौथे प्रश्न देखेंगे प्यारे बालक जी, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? अब बताइए, ये क्वेश्चन आप मन में सोच सकते हो।
लेकिन ये मेरा वीडियो वन शॉट आता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको एक बार में करा देते हैं कि ताकि मेरे बच्चे अच्छे स्कोर करें, नोट्स बना लें, भटकना ना पड़े, वीडियो को बार बार इंतजार ना करना पड़े। मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है क्योंकि नाखून का बढ़ना पाशविक प्रवृत्ति है। अतः पशुता को समाप्त कर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने के लिए नाखून को काटा जाता है, मनुष्य उसको काटता है। चलिए, सुकुमार विनोदों के लिए अपन बर्तन नाखून को अलकत लगाते थे, उसको सुबह के लिए अलग अलग डिजाइनों से काटते थे। कहते कि नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे किया, ये लेखक ने इस संबंध में क्या बताए हैं, ये प्रश्न है आपका 5 नंबर। क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा, हो सकता है कि चलो आंसर देखते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों के उपयोग में लाना मनुष्य ने हजारों वर्ष पहले शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में यह बताया कि वात्स्यायन के काम सूत्र के अनुसार 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को अच्छी तरह से संवारते थे। त्रिकोण, वर्तुलकार, चंद्रकाल, दंतुल आदि अनेक आकारों में सजाते थे। नाखूनों को चिकना करने के लिए मोम का प्रयोग करते थे और अलता का प्रयोग करते थे। पढ़ा था आपने सर? हाँ सर, बहुत याद है, तो कहानी सर याद हो गया, हम तो नहीं भूलेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा इसको रिविजन करते रहना, 15-20 दिन पर कभी कभी नहीं भूलोगे, 100% नहीं भूलोगे। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं, इनका अभिप्राय क्या है? चलो, आपने क्वेश्चन लिख लिया था 6 नंबर, ये रहे उसके आंसर। क्लियर है बालक जी? कुछ पार्ट्स यहाँ पर है, कुछ पार्ट्स अगले पेज में है। लिख लिया आपने? हाँ सर, ये रहे आपके अगले पेज, ये है उसके पूरा फाइनल आंसर। 7वां प्रश्न, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें, ये लेखक क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, वर्तमान में पाशविक प्रवृत्तियां अधिक यहाँ बढ़ लिखना, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ थोड़ा। ये लोग द को ढक कैसे, इसीलिए उनका नंबर कटा है पेपर में। राइटिंग अच्छे होते हुए बहुत लोग का नंबर कम आए हैं। तो अपने कहीं ना कहीं हिंदी में आपको हिंदी बहुत आसान समझते हो बच्चे, हिंदी आसान है लेकिन उसके लिए शुद्ध लिखना जरूरी है। बढ़ गई है, इसका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। वह विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है। विनाश पशुता की प्रतीक है। यही कारण है कि लेखक, यहाँ पर तुम और उनका नाम भी लिख सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं या पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? चलो, 8 नंबर, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है? लेखक के निष्कर्ष क्या है? जो नई स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बात हो रहा था, उस पर इनकी बातें पूछी जा रही हैं। तो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस अर्थात अधीनता का अभाव, सेल्फ डिफेंस अर्थात स्वाधीनता, स्वतंत्र, स्वराज शब्दों की मीमांसा करता है, लेखक करते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वाधीनता में स्व का बंधन अवश्य रहता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, जो अपने बच्चों के पेट में ले जाती है? लेखक का क्या मतलब है, अभिप्राय मतलब उनका क्या कहने का कथन है इस पे? चलो देखो, लेखक ने उस प्रसंग में कहा था कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती जब बंदरिया अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर उसे जीवित समझते हुए घूमते रहती है, जबकि हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, मृत को मृत समझते, वो नहीं समझते, उसका दिमाग थोड़ा कम होता है, वो पुराने मोह को छोड़ना नहीं चाहती। लेखक का अभिप्राय है कि हमारी परंपराएं अच्छी हैं लेकिन जो आवश्यक है उसे बनाए रखना चाहिए, जबकि अबंडर मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अबंडर कहते हैं मतलब भ्रम को त्याग करना चाहिए। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर जी, सर अपनी तारीफ बहुत करते हो, क्योंकि तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, इतना परिश्रम। मैं भी बच्चे इंसान हूँ, मैं भी बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस देखता हूँ, टीचर लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं ये फील करता हूँ कि मैं उनसे थोड़ा बेहतर काम कर रहा हूँ आपके लिए, कि एक वीडियो में सारे काम, MCQ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। ऐसा नहीं कि आप आ जाके लाइव क्लास आओ, टिंकू चिंटू पिंटू कमेंट करते करते आपको सिर्फ चैप्टर का आधा पढ़ाया जाए, ये चैप्टर पढ़ाया जाए, अगले दिन आपको बुलाऊँ तो उसका क्वेश्चन आंसर कराऊँ, फिर आपको बुलाऊँ तो आपको MCQ कराऊँ। ऐसा मैंने नहीं किया ना, आपका बहुत टाइम बचाया हूँ, और टाइम इज़ मनी।
स्वाधीनता शब्द का सार्थक लेखक क्या बताते हैं? इसका स्वाधीनता का मतलब सार्थक शब्द क्या है? स्वाधीनता का सार्थक लेखक यह बताता है कि स्वाधीनता में स्व का बंधन है जो उचित है, परंतु यह अधीनता शब्द से बिल्कुल भिन्न और उचित है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? वाह, जिसे गोली मार दी गई थी। लेखक की दृष्टि में बूढ़े को कथनों की सार्थकता